वेलकम टू इंजीनियर बाय मिस्टेक। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो सिर्फ हम 30 मिनट में करेंगे। तो इसकी आपको फुल डिटेल पीडीएफ में मिल जाएगी और पीडीएफ आपके लिए फ्री होगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु इंट्रोड्यूस ओपीसी सीमेंट? जैसे कि फॉर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें आप देख पा रहे होगे कि तरजागी जो है वो बच्चा जानता है कि ये सॉइल मैकेनिक्स के फाउंडर है और फ्रांकुस कोगनिट आरसीसी के फाउंडर है। तो ओपीसी सीमेंट के जो फाउंडर है वो जोसेफ एस्पेडीन, यानी कि आंसर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड। लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कंपाउंड को रिड्यूस करना ज़रूरी है? तो सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस करता है सीमेंट के अंदर वो कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कि आंसर सी। इसको हम रिड्यूस करेंगे। अगर रेट की बात करें तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्राइड सबसे ज़्यादा रेट पे हीट प्रोड्यूस करता है। आगे चलते हैं। और एक चीज़ और जो पीछे की है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम स्लाइड कहते हैं और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को अलाइट और डाई कैल्शियम सिलिकेट को बिलाइट कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चनों में आ जाता है, जैसे कि अभी यूपीपीसीएल के क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आया था कंपाउंड का नेम के ऊपर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, उसका सीमेंट के अंदर क्या फंक्शन होता है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो रिटार्डर की तरह काम करता है, यानी कि इंक्रीज़ कर देगा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। और जिप्सम को हम 3 to 4% ही यूज़ करते हैं सीमेंट के अंदर। आगे देखते हैं कि जो 4 मेन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, वो कैल्शियम का ऑक्साइड होगा, एल्युमिनियम का होगा, सिलिका का होगा और आयरन का होगा। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उनके प्रोपोर्शन के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिना और फिर आयरन। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी प्रोपोर्शन है कि लाइम 60 to 65, सिलिका 70 से 25 और एल्यूमिनियम 3 to 8, आयरन ऑक्साइड 3 to 4। आगे चलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटरल एज? जो बाद के दिनों में जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सीमेंट में कौन से कंपाउंड जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है? तो लेटरल स्टेज में डाई कैल्शियम सिलिकेट और अर्ली स्टेज में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर अर्ली स्टेज में चाहिए तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम बढ़ा देंगे, और अगर लेटरल स्टेज में चाहिए तो डाई कैल्शियम सिलिकेट को इंक्रीज कर देंगे। अगला क्वेश्चन। द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस इन स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट। एक अच्छे पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए परमिबिलिटी टेस्ट में, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ओपीसी सीमेंट के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है और इसको हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया से यूनिट में नापते हैं। ठीक है, और अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो ये 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द साइज ऑफ क्यूबिकल मोड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए किस साइज़ का हम क्यूबिकल मोड लेंगे? तो ये लेंगे 70.6 mm के लिए, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की निकाल ले हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 150 mm हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सीमेंट के लिए 70.6 और कंक्रीट के लिए 150 mm। ठीक है, कभी कभी इससे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो मोटार का रेशो होता है सीमेंट और सैंड का, वो 1:3 होता है, और उसका जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है P/4 प्लस का 3.5, ये भी आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट नेमली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये सभी पता है कि ये इसके अंदर कंपाउंड होते हैं
तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हीट जो हाइड्रेशन में प्रोड्यूस करता है वो कौन सा करता है और हाईएस्ट रेट पे कौन सा करता है वो बताना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हाईएस्ट हीट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है और हाईएस्ट रेट पे जो करता है वो टाइट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्राइड। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नो टेस्ट इज अवेलेबल टू मेजर साउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू विच एलिमेंट। किस एलिमेंट का हम साउंडनेस टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो लाइम के लिए भी होता है जिसको हम लीच एटल ऑपरेटस से करते हैं, और लाइम और मैग्नीशियम का दोनों हम किससे करते हैं, ऑटोक्लेव ऑपरेटस से भी करते हैं, लेकिन सल्फर के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली ये 1500 सेल्सियस डिग्री होगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर ड्राई प्रोसेस मेथड हो, यानी कि न्यू मेथड जो है वो ड्राई प्रोसेस मेथड कहलाता है। इसके अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस होती है, और अगर वेट प्रोसेस मेथड यानी कि ओल्ड मेथड होगा वो 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस लेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वेट जो होता है गीले में टेम्परेचर हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत है, 1500 से 1600, ये ओल्ड मेथड था। आगे चलते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट कोजेज बाय द अल्कलीज। जो अल्कलीज होता है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है कि वो इफ्लोरोस्कैन भी कर देता है, यानी कि वाइट वाइट उसके ऊपर पाउडर टाइप का आ जाता है, और क्या करता है सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, यानी कि रिटार्डर की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग फील्ड टेस्ट। अगर हम सीमेंट का फील्ड टेस्ट कर रहे हैं या फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो क्या नहीं होनी चाहिए, सुल्ड सिंक इन वाटर, वो पानी में सिंक कर जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो होनी चाहिए। सुल्ड फ्लोट ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर पे वो फ्लोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बी वाली। सुल्ड बी यूनिफॉर्म ग्रे इन कलर, बिल्कुल ये भी होनी चाहिए। सुल्ड फील स्मूथ वैन रब, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी ये सारी प्रॉपर्टी है, ये सब इसके अंदर होनी चाहिए कि सीमेंट यूनिफॉर्म ग्रे कलर का हो, सीमेंट स्मूथ फील करता हो जब रब करे, और वो सिंक करना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, और उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं। ली चैटलियर फ्लास्क इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द। ली चैटली ऑपरेटस तो हमने अभी भी पढ़ा भी है और बचपन से पढ़ते आ रहे कि वो साउंडनेस निकालने के लिए होता है सीमेंट की, लेकिन ली चैटलियर फ्लास्क जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली कितनी होती है सीमेंट की, 3.15, और बल्क डेंसिटी सीमेंट की 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये ऑपरेटस है और इसका फिगर है। ऑटोक्लेव ऑपरेटस जो हम यूज़ करते हैं साउंडनेस निकालने के लिए, तो उसके अंदर मोल्ड के अंदर नोट करते हैं कि हर डायरेक्शन में जो ओपीसी के लिए एक्सपेंसन होना चाहिए वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ओपीसी सीमेंट है तो 0.8% से, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोक्लेव ऑपरेटस होता है, और ओपीसी सीमेंट के लिए शुड नॉट एक्सीड 0.8%। ठीक है, और ऑटोक्लेव ऑपरेटस से हम लाइम और मैग्नीशियम दोनों के लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन जो एमएम में होगी स्टैंडर्ड ब्रिकेट यूज़ की, जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ले सीमेंट की तो वो कितनी होनी चाहिए ब्रिकेट ऑपरेटस की, तो 25.4 mm इंटू 25.4 mm, ये ब्रिकेट ऑपरेटस का फिगर है, और ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला दिया है, फैलिंग लोड अपॉन में डायमेंशन यानी कि एरिया। आगे चलते हैं। विच सीमेंट यूज इन फाउंडेशन वर्क। अगर फाउंडेशन वर्क कर रहे हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो वर्क हो, या मरीन स्ट्रक्चर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप इन मार्शी एरिया में, तो कौन से हम सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर जब हम पानी के अंदर काम कर रहे हो तो सल्फेट रेसिस्टेंटिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइम सैचुरेशन फैक्टर कितना होना चाहिए सीमेंट के अंदर, तो ये 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइम सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, द रेट ऑफ लाइम टू सिलिका और एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02 एंड शुड नॉट बी लेस देन 0.66। दिस रेशो इज कॉल्ड लाइम सैचुरेशन फैक्टर।
ये केमिकल कंपोजिशन को बताता है सीमेंट के अंदर। आगे चलते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। तो IS सीव नंबर कितना होता है 9, और कभी कभी इसको हम 90 माइक्रोन से भी बताते हैं। और इसके ऊपर जो वेट रिसाइड्यू रह जाता है वो किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए OPC सीमेंट के लिए 10% से ज़्यादा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट ये होते हैं, यही जनरली पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डे। तो 3 डे के बाद सबसे ज़्यादा कौन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, कौन सा सीमेंट देगा? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, या हाई एल्यूमिना सीमेंट, या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो ऑर्डिनरी तो जनरली 3 दिन में जनरल वाली देगा, तो ऐसे केस में स्ट्रेंथ के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सबसे ज़्यादा देगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्विक सेटिंग जल्दी सेट हो जाता है लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं देता, स्ट्रेंथ नहीं देगा ज़्यादा। स्ट्रेंथ ज़्यादा कौन सा देगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और ये 3 दिन में उतनी देगा जितनी OPC 7 दिन के बाद देता है। 90 डेज के बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और OPC सीमेंट की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर, अगर पानी के अंदर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कौन सा लाइम यूज़ करेंगे? पीछे हमने क्वेश्चन देखा था कि सीमेंट कौन सा यूज़ करेंगे? सल्फेट रेसिस्टेंसिंग सीमेंट। लेकिन लाइम कौन सा यूज़ करेंगे? हाइड्रोलिक लाइम इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। दिस लाइम इज़ कैपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर। तो अंडर वाटर जो कैपेबिलिटी होती है वो हाइड्रोलिक लाइम या वाटर लाइम के अंदर ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद। जो लाइम मोर्टार बना होता है, सैंड मोर्टार होता है, सीमेंट मोर्टार होता है, लाइम मोर्टार होता है, ये किसका बना होता है? हाइड्रोलिक लाइम का। अभी भी हमने पीछे पढ़ा था, ये वही है हाइड्रोलिक लाइम। और जनरली इसी को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्लैकिंग प्रॉपर्टी नहीं करता है, यानी कि ये वो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता, इसलिए हम मैसनरी वर्क के अंदर हम हाइड्रोलिक लाइम को यूज़ करते हैं। लेकिन इसको हम फिनिशिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये परफेक्ट वाइट नहीं होता है। ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगी? हमने अभी भी पढ़ा था, इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं। विच लाइम इज़ कॉल्ड प्योर लाइम। कौन सा लाइम प्योर कहलाता है और कौन सा लाइम किसकी वैल्यू 2.5% इंक्रीज़ हो जाती है? तो दोनों एक ही लाइम की प्रॉपर्टी है। तो कौन से की होगी? हाइड्रोलिक लाइम की, या लीन लाइम की, या फैट लाइम की, या तीनों की? हमने अभी भी पढ़ा था कि हाइड्रोलिक लाइम वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करता, उसके अंदर स्लैकिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, और क्योंकि ये प्योर वाइट नहीं होता तो ये बिल्कुल प्योर भी नहीं होता है। तो लीन लाइम पहले ही लीन है, वो उसके अंदर प्योरिटी कम है। फैट लाइम को ही हम, फैट मतलब बड़ा होना यानी कि इंक्रीज हो जाना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फैट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, हाई कैल्शियम लाइम, वाइट लाइम, सभी सी का नाम है। इसके अंदर परसेंटेज प्योरिटी का 90 से 95 होता है, और क्ले का परसेंटेज ओनली 5 to 10% होता है, इसीलिए इसको हम प्योर लाइम कहते हैं, या हाई कैल्शियम लाइम कहते हैं, या रिच लाइम कहते हैं। और क्योंकि ये स्लैक कर जाता है कभी कभी, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है 2 से 2.5%, तो इसलिए इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम को हम फैट लाइम कहते हैं। वेट ऑफ इंसोल्यूबल रेसिड्यू इन सीमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर। जो इंसोल्यूबल पार्टिकल होते हैं वो सीमेंट के अंदर किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए? 1.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मोटार आर इंटेंडेड फॉर आर्किटेक्चरल और ऑर्नामेंटल पार्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेकोरेटिव लेयर। डेकोरेटिव लेयर्स के लिए कौन सा मोटार हम यूज़ करेंगे? तो ब्रिक लाइम मोटार, या फिनिशिंग मोटार, या लाइम मोटार, या जिप्सम मोटार, कौन सा मोटार हम यूज़ करेंगे? तो जनरली आजकल हम देख पा रहे होंगे कि जो करते हैं वो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिनिशिंग मोटार इसका आंसर होगा, आंसर बी, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, ब्रिक लाइन मोटार हम ब्रिक वर्क में करेंगे, फिनिशिंग मोटार का डेकोरेटिव लेयर ऑफ वॉल्स। स्पेशल मोटार में अगर हम किसी की शिल्डिंग करनी हो एक्सरे की या ऑयल फील्ड की,
कंक्रीट वगैरह में, तभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पुअर लाइम। पुअर लाइम या लीन लाइम की क्या प्रॉपर्टी नहीं होती है? स्लैकिंग रिक्वायर मोर टाइम एंड सो इट हाइड्रेट स्लोली, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल। ये वॉल्यूम इंक्रीज करने में टाइम लगाता है और स्लो हाइड्रेशन होती है इसके अंदर। बी, सेटिंग हार्डनिंग इज़ फास्ट, नहीं, इसकी सेटिंग और हार्डनिंग स्लो होगी। इट मेक थिन पेस्ट विद वाटर, सी, बिल्कुल ये थिन पेस्ट बनाता है पानी के साथ और इसका कलर येलो टू ग्रे होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम और लीन लाइम इसी को कहते हैं, और इस लैक नहीं करता है और इस सेट होने में बहुत स्लो काम करता है। तो इसी लाइम को मडी वाइट कलर की भी कह सकते हैं, और इसको जनरली इन्फीरियर वर्क में यूज़ करते हैं, यानी कि जनरली नहीं करते, बेकार कामों में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ गंट्स शुड नॉट बी लेस देन, जो गंटिंग प्रोसेस होता है रिपेयर करते हैं जिससे स्ट्रक्चर को, उसकी थिकनेस किससे कम नहीं होनी चाहिए? सी, 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और गंटिंग प्रोसेस होता क्या है ये आप फिगर में भी देख पा रहे होगे, और ये जो फिगर में दिख रहा है इसी को गंटिंग प्रेशर कहते हैं। इसमें पेनेटिक प्रेशर के थ्रू, अंडर पेनेटिक प्रेशर के थ्रू मोर्टार एप्लीकेशन या कंक्रीट को सीमेंट गन से यूज़ किया जाता है, इसी को हम गंटिंग कहते हैं। और ये जो कितने mm की होनी चाहिए इसकी थिकनेस, 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, हाइड्रेट ऑफ 50 kg ऑफ सीमेंट फुली वाटर नीड, ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही पूछा गया है कि अगर 100 kg सीमेंट को हाइड्रेट करना है तो कितने पानी की ज़रूरत होगी। तो हाइड्रेशन के लिए कितने परसेंटेज पानी की ज़रूरत होती है? 23%। ठीक है, तो 500 का 23 क्या हो जाएगा? 115 kg, यानी कि 115 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 23% 15 का 115 kg हो जाएगा। 23% पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए और 15% पानी चाहिए फिलिंग ऑफ वॉइड्स के लिए। अगर कंप्लीट की बात करें तो 38% पानी चाहिए एक सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड ओक्यूर इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वाटर, अगर सैंड के अंदर इतने परसेंटेज मॉइस्चर आ जाए तो वो क्या कर जाएगा? बल्क कर जाएगा। कितने परसेंटेज? 5%। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 से 5% जैसे ही कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर या सैंड के अंदर पानी आया तो वो बल्क कर जाएगा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, इसी को हम बल्किंग ऑफ सैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द बैचिंग टॉलरेंस फॉर सीमेंट एंड एग्रीगेट एज पर IS कोड 4560, जो भी कोड वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये टॉलरेंस पूछा है, बैचिंग करते वक्त सीमेंट के लिए कितना इस्तेमाल करेंगे? ±2%, और एग्रीगेट के लिए 3%, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और एडमिक्सचर हो या वाटर हो इनके लिए भी हम ±3% ही टॉलरेंस लेंगे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टजाइट, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक एक्शन से? तो इसका आंसर सैंडस्टोन है। और ये लिस्ट पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में आए हैं। ग्रेनाइट किस में चेंज होता है? चीनीज़ में, सैनाइट मिनीज़ में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में, लाइमस्टोन मार्बल में, शेल स्लेट में, मडस्टोन भी स्लेट में, डोलामाइट मार्बल में। तो ये जनरली ये सारे आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड टिम्बर ग्रुप बी, ग्रुप बी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टिम्बर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 1.25। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेस पे। ग्रुप ए में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.5 किलो न्यूटन पर mm से ज़्यादा होनी चाहिए, और ग्रुप बी में 9.8, जिसको हम पिछले क्वेश्चन में 1 नापा था। ये न्यूटन में है और ये किलो न्यूटन में है, ठीक है। और ग्रुप सी में 5.6 से ऊपर होती है, 9.8 से
ब्लो होती है। अकॉर्डिंग टू द मोर हार्डनेस नंबर फॉर टोपाज, टोपाज के लिए कितनी होगी 8 हो जाएगी। और ये हार्डनेस टेबल याद होना चाहिए कि टोल के लिए कितना होता है 1, जिप्सम के लिए 2, कैल्साइट के लिए 3, क्वार्ट्ज के लिए 7, टोपाज के लिए 8 और सबसे हार्ड डायमंड इसके लिए 10 नंबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सोइंग, जब हम टिम्बर को काटते हैं तो किस ऑर्डर में हमें सबसे स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस मिलता है वो बताना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमें किस में मिलता है रेडियल सोइंग में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वार्टर में जब काटेंगे फिर ऑर्डनरी काटेंगे, टेंजेंशियली सबसे वीक मिलता है। ठीक है, डेकोरेटिव इफेक्ट जो होता है या पर्पस के लिए जो इफेक्ट डेकोरेटिव वो रेडियल के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर वेस्टेज सबसे मैक्सिमम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के अंदर कौन सा ऐसा पार्टिकल होता है पार्ट होता है जो फ्यूज़न ऑफ ग्लास को एक्सेलरेट कराता है, तो कौन सा होता है पोटास। इसका आंसर हो जाएगा वो सोडा, सॉरी इसका आंसर सोडा हो जाएगा, आंसर 20 का आंसर हो जाएगा। सोडा एक्सेलरेट कराता है फ्यूजन ऑफ ग्लास को, और पोटास इट रेंडर ग्लास इनफ्यूजिबल एंड गिव फायर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी देता है। पोटास सिलिका मेजर कॉन्स्टिट्यूंट होता है ग्लास के अंदर, और लाइम ड्यूरेबिलिटी और टफनेस प्रोवाइड कराता है ग्लास के अंदर। आगे चलते हैं। एडिंग एक्सटेंडर इन पेंट इंक्रीज इट्स, अगर हम पेंट के अंदर एक्सटेंडर को इंक्रीज कर दे तो वो क्या कर देगा वो पीवीसी की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देगा, यानी कि पिगमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। आंसर ए हो जाएगा। पिगमेंट वॉल्यूम और कंसंट्रेशन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पेंट। ये इधर दी हुई है पीवीसी वैल्यू, अगर फ्लैट होगा तो 50 से 75, सेमी ग्लो होगा तो 35 से 45, जितनी पीवीसी की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो ग्लो करेगा। तो हमेशा पीवीसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ग्लोनेस रिड्यूस करेगी। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नोटेड, तो कितना होना चाहिए किसी टिम्बर के अंदर 12%, तो आंसर बी हो जाएगा। सीजनिंग ऑफ ट्रीज, सीजनिंग इज डन अप टू मॉइस्चर कंटेंट अप टू 10 to 12%, और प्रैक्टिकली लिमिट कितनी होती है 15%। डायमेंशन ऑफ डोर और विंडो को हम किस में डेजिग्नेटेड करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा मॉडुलस। 1 मॉड्यूल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 mm, चाहे हाइट हो चाहे विड्थ हो किसी भी ओपनिंग की वो हम मॉडुलस में रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सूटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पायर्स अबैटमेंट्स ऑफ रेलवे ब्रिज, तो इनके लिए किस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं ग्रेनाइट का। लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन कितनी होनी चाहिए 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए 2 से 2.5 से 3। आगे चलते हैं। रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ लॉग्स, जो वुड के लॉग्स होते हैं उनके अंदर बाहर की तरफ को चौड़ी होती चली जाती है, वाइडर होती चली जाती है आउटसाइड साइड में, एंड नैरो टुवर्ड द पिच, और अंदर की साइड में नैरो होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्टार शेक, आंसर सी। ठीक है, और ये कुछ इनके फिगर भी है। ठीक है, अगर बाहर को वाइड होती चली जा रही है तो स्टार शेक, और अंदर को जाएगी तो हर्ट शेक। ठीक है, और ये और भी डायग्राम है, रिंग गर्ल्स का डायग्राम जब होता है जब वो सही ढंग से बाहर को ग्रो ना करे। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी ऑब्जर्व वाटर मोर देन 5%, अच्छे स्टोन बिल्डिंग जो होगा वो 5% से ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करेगा, और लिमिट कहाँ तक होती है इसकी 10% तक की। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वैन इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट बी ऑब्जर्व वाटर बाय मोर देन, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो किससे ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करनी चाहिए 20% से।
और सेकंड क्लास 22% से ज़्यादा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की 10 न्यूटन पर mm² होती है और सेकंड क्लास की 7.5 mm। अगला क्वेश्चन, डिस्टेम्पर इज़ यूज टू कोट, कहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्टेम्पर का हम? इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर में। अगला क्वेश्चन, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ लेंथ एल इज़ द लेंथ एंड बी इज़ द विड्थ ऑफ ब्रिक एंड टी इज़ द थिकनेस ऑफ मोर्टार, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? जो ब्रिक की लेंथ होनी चाहिए वो उसकी विड्थ और थिकनेस के बराबर होनी चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक एज पर IS कोड 1077, तो बर्न क्ले जो ब्रिक होगी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 35 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है फील्ड के बेस पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, और स्ट्रेंथ के बेस पे 3.5 से 35 MPa, और ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बेस पे कॉमन ब्रिक, फेसिंग ब्रिक, इंजीनियरिंग ब्रिक, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप के बेस पे सॉलिड, परफोरेटेड, होलो और सर्कुलर, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक, अगर 1.5 ब्रिक की वॉल हो तो उसकी थिकनेस कितनी होगी स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक के हिसाब से? तो उसकी थिकनेस हो जाएगी 30 mm, ठीक है। थिकनेस के क्वेश्चन जनरली हमेशा ही पूछी जाती है, तो इसकी थिकनेस स्टैंडर्ड कितनी होती है? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, और मोटार की थिकनेस 1 सेंटीमीटर लेते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है, मोटार की वैल्यू। आगे चलते हैं, मार्बल इज़ क्वेरीड बाय, मार्बल को हम कैसे क्वेरीड करेंगे, कैसे निकालेंगे? उसके अंदर से वेजिंग करके, ये सारे प्रोसेस होते हैं क्वेरी करने के, ब्लास्टिंग भी, एक्सकेवेटिंग भी, हीटिंग भी और वेजिंग भी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? वेजिंग करके। कोई भी कॉस्टली स्टोन हो या सॉफ्ट या स्ट्रेटिफाइड रॉक हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे? वेजिंग से। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में टिम्बर मैक्सिमम होगी? जब वो पैरेलल टू ग्रेन्स हो, इसका आंसर ये हो जाएगा, या उसको हमने कट करा हो पैरेलल टू द मॉड्यूलर रे या रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, तभी सेक्शन स्ट्रोंगेस्ट ऑब्टेन होगा टिम्बर के अंदर। और 50 क्वेश्चन इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ रिकमेंडेड इन लार्ज मास कॉन्क्रीट वर्क सच एज डैम, अगर हम बड़े पैमाने पर मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें कंक्रीट का ज़्यादा ज़रूरत हो, तो हम कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे? कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, क्योंकि हमें कंक्रीट ऐसी चाहिए जो जल्दी सी सेटिंग ना हो, ठीक है, इसलिए हम इसको लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे ख़ास बात आखिर में वीडियो की ये, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, और हाँ, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।